अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। मोहम्मद अली किले बहुत मशहूर बॉक्सर गुजरा है, आलमी चैम्पियन रहा है और बॉक्सिंग देखने वाले, जानने वाले, समझने वाले ये बात कहते हैं कि उससे बड़ा बॉक्सर दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। मोहम्मद अली किले ने एक मरतबा एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू करने वाला था उस शख्स ने मोहम्मद अली किले से सवाल किया कि तुम ये बताओ कि स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या विल, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए उस काम में महारत ज़्यादा अहम है या उस काम को करने की लगन ज़्यादा अहम है। मोहम्मद अली किले ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया कि उस काम को करने की लगन और उस काम को करने का जज्बा ज़्यादा अहम है, महारत की अहमियत कम है, विल ज़्यादा अहम है, स्किल की अहमियत कम है। इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने पूछा कि क्यों, विल की अहमियत क्यों ज़्यादा है और स्किल की अहमियत क्यों कम है। तो मोहम्मद अली किले ने एक बड़ा तारीख़ी जवाब दिया। उसने कहा कि जब मैं कोई फ़ाइट लड़ रहा होता हूँ और रिंग में मैं और मेरा मुखालिफ बॉक्सर एक दूसरे के सामने आँखों में आँखें डालकर लड़ रहे होते हैं और फिर उस फाइट में ऐसा होता है कि मुझे मेरा मुखालिफ बॉक्सर कोई पंच मारता है और उस पंच की वजह से मैं गिर जाता हूँ, तो मेरी जो स्किल है यानी जो मेरी महारत है वो ख़त्म हो चुकी होती है। मेरी महारत ने मुझे गिरा दिया होता है, लेकिन उस वक्त जब मैं दोबारा उठ खड़ा होता हूँ तो एक चीज़ है जो मुझे दोबारा उठाती है और वो है मेरी लगन और मेरा जज्बा यानी कि मेरी विल। तो इसीलिए विल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महारत यानी कि स्किल कम अहम है। किसी भी काम को करने का जज्बा आपको बहुत आगे ले जा सकता है। हाँ, वो जज्बा सच्चा होना चाहिए, वो लगन सच्ची होनी चाहिए, वो तगोदा इतनी होनी चाहिए कि आपके जहन में सिर्फ़ और सिर्फ वही काम समाया हुआ हो। फिर आप उस विल की मदद से स्किल हासिल कर लेंगे, लगन की मदद से महारत हासिल कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है जो किसी काम के माहिर होते हैं लेकिन उनके दिल में वो सच्चा जज्बा, वो लगन नहीं होती और इसीलिए वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो स्किल इतनी अहम नहीं है, विल अहम है। अपने अंदर लगन पैदा कीजिए, अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। आइए 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं। आज रात से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान, सिलसिला 23 जुलाई तक जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 बड़ों में फ़ैसला हो चुका, हमें एतमाद में नहीं लिया गया, शाह महमूद कुरैशी। पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे, MQM की वार्निंग। पख्तूनख्वा में नई जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बन गई, परवेज़ खटक सरबराह मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। कराची सिटी काउंसिल का पहला ही इजलास हंगामा आराई की नज़र, बात हाथापाई तक जा पहुंची। अमेरिका, यूरोप और एशिया में रिकॉर्ड गर्मी, कई ममालिक में हीट स्ट्रोक के अलर्ट जारी। ईरान में हिजाब कवानीन के निफाज के लिए अखलाकी पुलिस फिर सड़कों पर आ गई। और यूक्रेन की तरफ से रूसी हुदूद में हमला, रूस ने यूक्रेन से अनाज बरामदात के मुआहदे पर अमल दरामद रोकने का ऐलान कर दिया। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब बात करते हैं कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ की और सबसे पहले एक बहुत अफसोसनाक खबर जिससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब तारिक फजल चौधरी साहब का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुआ है और इस्लामाबाद में ये ट्रैफिक हादसा पेश आया। इस्लामाबाद में ये ट्रैफिक हादसा जो था उसमें तारिक फजल चौधरी साहब के बेटे का इंतकाल हुआ। 7th एवेन्यू पर ये हादसा पेश आया था। तारिक फजल चौधरी साहब के जो साहबजादे हैं उनजा तारिक, उनकी गाड़ी बेकाबू होकर एक खंबे से टकराकर उलट गई और पुलिस ने ये बताया कि ट्रैफिक हादसे में तारिक फजल चौधरी साहब का जो बेटा था वो शदीद ज़ख्मी हुआ। फिर उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जानबर ना हो सके। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और तारिक फजल चौधरी साहब को और उनके तमाम घर वालों को सब्र अता फ़रमाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक इंसान की ज़िंदगी में मरहला होता है कि जब आपका जवान बेटा चला जाए। और ये वाकई एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ बीतती है वही जानता है। हम और आप नहीं समझ सकते कि जवान औलाद के जाने का
दुख क्या होता है। हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं जनाब तारिक फजल चौधरी साहब के साथ हैं और हमजा तारिक साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं और अगली जो ख़बर है वो बेसिकली कुछ क्रिकेट के मैदान से है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जी क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका ये दोनों टीमें आमने सामने हैं। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज़ है। पहला मैच जारी है और ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी देख लेते हैं ज़रा कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये मैच जो है वो 2 दिन तो हो गए हैं, तीसरा दिन है आज। और पाकिस्तान के लिए ये मैच बड़ा उतार चढ़ाव वाला मैच रहा था। पहले दिन जब पाकिस्तान ने खेल शुरू किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग रही, 5 विकेटें श्रीलंका की बड़ी जल्दी गिर गईं। उसके बाद श्रीलंका ने कम बैक किया। अपनी पहली इनिंग में श्रीलंका ने 312 रन्स बनाए। फिर दूसरी इनिंग्स में जब पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स यानी कि बैटिंग शुरू की तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन न चल सकी। पाकिस्तान की भी 5 विकेटें बड़ी जल्दी गिर गई थी और उसके बाद पाकिस्तान के 2 बैट्समैन उन्होंने पाकिस्तान को सहारा दिया और अब पाकिस्तान 221 रन्स 5 खिलाड़ी आउट पर ये इनिंग आज दोबारा शुरू करेगा। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं जी इस मैच में, बड़े इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं जी। और रिकॉर्ड्स में सरफराज अहमद का जिक्र करते हैं सबसे पहले, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और विकेट कीपर। उन्होंने एक संगे मील अबूर किया है और पहली इनिंग में वो सिर्फ 17 रन्स बनाकर आउट हुए थे, लेकिन इन रन्स की बदौलत उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन्स मुकम्मल कर लिए हैं और इस तरह वो पहले पाकिस्तानी विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने ये संगे मील अबूर किया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले दूसरे विकेट कीपर जो है वो कामरान अकमल है। पाकिस्तान की तरफ से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो रन्स बनाए हैं वो अब सरफराज ने बनाए हैं विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से। और दूसरे नंबर पर जो विकेट कीपर हैं वो हैं कामरान अकमल। उन्होंने 53 मैचों में 2648 रन्स बनाए। सरफराज अहमद ने सिर्फ 51 मैचों में 3000 रन्स मुकम्मल किए और वो क्रिकेट की दुनिया के 20वें विकेट कीपर भी बन गए जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है। अच्छा, एक तो ये एजाज़ हो गया जिसमें सरफराज अहमद ने 3000 रन्स मुकम्मल किए। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से आगा सलमान और सऊद शकील ये दोनों खिलाड़ी आज जब मैदान में उतरेंगे तो आगा सलमान 61 रन्स पर अपनी इनिंग शुरू करेंगे, सऊद शकील 69 रन्स पर अपनी इनिंग शुरू करेंगे। ये दोनों हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को सहारा दिया। आज देखते हैं कि हम क्या स्कोर बराबर करने में कामयाब होते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ, या हमारी टीम जो है वो 312 से पहले ही आउट हो जाती है। लेकिन सऊद शकील का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है और जो सऊद शकील और आगा सलमान इन दोनों ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि टीम को संभाला और सऊद शकील ने 88 गेंदों पर 69 रन बनाए हैं और अभी तक वो क्रीज पर जमे हुए हैं। 27 साल ये खिलाड़ी हैं, दुनिया के 5वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के पहले 6 मैचों में 6 निस्फ सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, यानी 6 मैचेस और 6 50s। ये इनका एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये कुछ और खिलाड़ियों के पास भी है ये रिकॉर्ड, सुनील गावस्कर उनमें शामिल हैं। अब अगर वो दूसरे टेस्ट में भी एक और निस्फ सेंचुरी बना लेते हैं तो वो दुनिया क्रिकेट के वाहिद बल्लेबाज होंगे जिन्होंने अपने पहले 7 मैचों में 7 निस्फ सेंचुरियाँ बनाई होंगी। तो वी विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि 6 का रिकॉर्ड तो इन्होंने बना लिया है और बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें बड़े टैलेंटेड लोग हैं और ये टैलेंटेड लोग अगर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अग्रेसिव होकर खेलें और ज़्यादा मैचेस खेलें तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो है उसका हदफ हमें बनाना चाहिए और उसको जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पिछली मरतबा हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को शिकस्त दी थी। हमें उस चीज़ के लिए टारगेट करना चाहिए। बहरहाल जी, क्रिकेट की खबरों से आगे बढ़ते हैं और कुछ फिल्मी खबरों की तरफ आते हैं। फिल्मों के हवाले से आपको तो पता है कि जी हड़ताल चल रही है और ज़बरदस्त किस्म की हड़ताल है। 1,60,000 से ज़ायद लोग इस वक्त हॉलीवुड में हड़ताल करने में मसरूफ़ हैं। अच्छा, अब हॉलीवुड के एक बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और उन्होंने साइंस फिक्शन और फ़िलोसॉफ़िकल फ़िल्में बनाई हैं। बहुत ही कमाल डायरेक्टर हैं जी, क्रिस्टोफर नोलन।
और उन्होंने जो फिल्में दी हैं, मतलब उसमें अगर आप इंटरस्टेलर देख लें या इंसेप्शन देख लें, ख़ास तौर पर टेनेंट देख लें, ये वो यादगार मूवीज़ हैं कि जिनका सहर ऐसा है कि फ़िल्म बीनों के दिलो दिमाग को आज भी इन फिल्मों ने जकड़ा हुआ है। ये वो कमाल मूवीज़ हैं कि जो कि इंसान जब देखता है तो हिल जाता है कि यार ये डायरेक्टर ने क्या कमाल कर दिया है। अच्छा, अब इस डायरेक्टर का एक इंटरव्यू सामने आया है और उस बंदे ने ये कहा है कि जी मैं अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखता। ये जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, मैं अपने पास नहीं रखता। हम तो चिपके रहते हैं मोबाइल फ़ोन से, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया ये मोबाइल फ़ोन। तो ये क्रिस्टोफर नोलन साहब कहते हैं कि मैं अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रखता हूँ क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करता है। और वो कहते हैं कि जी ये तवज्जो को भटका देता है, आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम नहीं कर सकते कोई भी काम अगर आप करें। और ये बात बिल्कुल सही है, मतलब मैं खुद इस जुर्म का मुर्तकब हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन आपकी ख़राब हो जाती है और आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें आपकी तवज्जो नहीं लगती, बार बार ये चीज़ अपनी तरफ आपको खींचती है। तो क्रिस्टोफर नोलन का ये इंटरव्यू हो रहा था। अच्छा, उसमें एक और बात उन्होंने की, वो भी बड़ी मज़े की बात है। क्रिस्टोफर नोलन ने ये कहा कि मैं जिस कंप्यूटर पर फिल्मों के स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ उस कंप्यूटर पर भी कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई इंटरनेट कनेक्शन होगा तो फिर उसके अंदर डिस्टर्बेंस होगी, ईमेल्स आएंगी, कोई मैसेजेस आएंगे, कोई और जो है वो पॉपअप विंडोज़ आ जाएंगी सामने। वो कहते हैं जी जब मैं ये काम कर रहा होता हूँ ना तो मेरे पास वो सिस्टम है कि जिसके ऊपर ईमेल्स वगैरह इंटरनेट नहीं है, ताकि यहाँ पर भी अगेन फुल कंसंट्रेशन के साथ, वो जो लगन की हम बात कर रहे थे ना, उस लगन के साथ काम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ईमेल्स का इंतज़ाम भी उनके असिस्टेंट संभालते हैं। यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस को अपनी ज़िंदगी से उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर सके, और मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई चीज़ मुझे डिस्टर्ब करे। जब भी वो इतनी बड़ी ज़बरदस्त फिल्मों के खालिक बने और कमाल उनकी फिल्में हैं। और मैं पूरी जो है वो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर उनकी फ़िल्में देखें, क्योंकि उनकी फिल्में में सीखने को बहुत कुछ है। एक तो फिल्म होती है ना कि आप देखते हैं, एंटरटेन होते हैं और बस ठीक है, आपने एंजॉय किया, फिल्म ख़त्म हो गई। यहाँ पर क्या है कि आपको वो फिल्म सोचने पर मजबूर करेगी, हिलाएगी आपको वो फिल्म कि भाई आपका दिमाग जो है ना उसको वो झंझोड़ देगी। अभी उनकी जो है ओपेनहाइमर एक जो नई मूवी है वो रिलीज़ होनी है, डंकर्क उनकी बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, और इंसेप्शन तो खैर एक वो मूवी है कि जो कि हर एक को देखनी चाहिए। किस तरह से उन्होंने ख्वाबों की दुनिया को एक्सप्लोर किया है, साइकोलॉजिकली बहुत ही कमाल काम किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। अच्छा, अब ये तो खैर बहुत एक बड़ी शख्सियत क्रिस्टोफर नोलन की। एक और शख्सियत है, उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, ये भी बड़ी शख्सियत है, और ये शख्सियत बड़ी मतलब अपने साइज़ में भी बड़ी है और अपने स्टेटस में भी बड़ी है। रेसलिंग जिन लोगों ने देखी है और जो लोग देखते हैं वो जानते हैं जी अंडरटेकर को, ठीक है जी। अब अंडरटेकर की एक वीडियो सामने आई है। अब उस वीडियो में अंडरटेकर क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दिखाएं जी वो वीडियो ज़रा सामने लेकर आए। अंडरटेकर, ये देखें जी अंडरटेकर, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसमें वो एक शार्क मछली के सामने खड़े हुए हैं जी, ये शार्क मछली के सामने वो खड़े हुए हैं। अंडरटेकर की जो बेगम साहिबा हैं उन्होंने ये वीडियो रिलीज़ की है और सोशल मीडिया पर डाली है, और उसमें आप देख सकते हैं कि अंडरटेकर जो है वो साहिल समंदर पर खड़े हैं और एक शार्क मछली उनके इर्द गिर्द घूम रही है। और ज़ाहिर है मतलब शार्क मछली के बारे में हम जानते हैं, बड़ी ख़तरनाक मछली होती है और किसी भी शख्स पे हमला करके उसे ज़ख्मी कर सकती है, मौत के मुंह में ले जा सकती है। और दुनिया भर में कई ऐसे वाक़यात होते हैं, हमारे पास न्यूज़ आती रहती है, हम प्रोग्राम्स में बताते भी हैं कि लोग शार्क मछली के हमले में जान से हाथ धो बैठे या ज़ख्मी हुए। लेकिन अंडरटेकर जो है बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से वो साहिल समंदर पर खड़ा हुआ है, और उनकी अहलिया ने इस वीडियो को जो टाइटल दिया है वो है मेरा मुहाफ़िज़। अब आप सोच, ये अंडरटेकर ही कर सकता है ये हरकतें, ये कोई आम आदमी तो खैर नहीं कर सकता। अंडरटेकर जो है उसका क्या, अच्छा अंडरटेकर जो है ये उसका रेसलिंग का नाम है बुनियादी तौर पर, और रेसलिंग की दुनिया में हम सब जानते हैं कि अलग अलग नामों से आप आते हैं रिंग में। तो इनका जो असल नाम है वो है मार्क विलियम कैलोवे, और ये जी अंडरटेकर के नाम से इन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग WWF जो कि WWE थी उसमें लड़ी, और बड़ा इनका एक हौका होता था, एक बड़ा एक अलग स्टाइल होता था। ये अंडरटेकर बुनियादी तौर पर वो शख्स होता है जो लोगों को कवर में दफन करता है, तो ये उस सिचुएशन में मतलब अपने आप को उस रूप में ढाल कर ही आते थे, और एक वो कबर की कोई मट्टी टाइप की कोई चीज़ का कोई जार इनके साथ होता था, कैप पहनी हुई होती थी, काला जैकेट, काले कपड़े और एक लंबा तड़ंगा कद इनका। तो बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं जी अंडरटेकर की भी हमारे दिल में, और जितने भी रेसलिंग देखने वाले हैं वो सब अंडरटेकर को ज़रूर जानते हैं, याद करते हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, जापान की तरफ आपको लेकर जाते हैं।
जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें आबादी की शरह तेज़ी से कम हो रही है, और उसकी वजह क्या है कि ज़ाहिर वहाँ पर अब जो मुअम्मर अफराद हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, नौजवानों की तादाद कम होती जा रही है। और जापान की हुकूमत और प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं वो इस मामले को हल करने के लिए अपने लोगों को, अपनी जो आबादी है उनको बहुत सारी तरग़ीबात दे रही हैं। और इसी हवाले से जापान की एक कंपनी है, उसका नाम है इटोचो कॉर्पोरेशन। उन्होंने 2010 में दफ्तर में ओवर टाइम करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। उन्होंने कहा भाई कोई भी शख्स नहीं रुकेगा ओवर टाइम करने के लिए दफ्तर में, ओवर टाइम का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, घर जाओ, बस शाबाश घर जाओ। अच्छा, अब उसके बड़े मस्बत नताइज सामने आए। कंपनी की इंतज़ामिया के मुताबिक इस पॉलिसी के नतीजे में कंपनी के मुनाफे में 5 गुना इजाफा हुआ है। फ़ी मुलाजिम मतलब पर अगर एम्प्लॉई उसको नापा जाए तो 5 गुना इजाफा हुआ है। अच्छा, फिर जो फैमिलीज़ हैं उनकी शरह पैदाइश बड़ी है। जापान में औसत शरह पैदाइश है 1.3 बच्चे अगर पर पर्सन के हिसाब से नापा जाए, और लेकिन कंपनी में जो ख़वातीन मुलाजमीन हैं उनकी ये शरह जो है वो 2 बच्चों तक पहुंच चुकी है। तो ये भी आबादी के इजाफे में एक सबब है कि लोगों को जो है वो काम के स्ट्रेस से निजात दिलाई जाए। तो ये जापान का एक्सपेरिमेंट है और कामयाब हुआ है। अब देखें, बहुत मरतबा हम ये बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो कि बड़े अजीब से लग रहे होते हैं कि भाई आबादी बढ़ रही है, अब आप आबादी को कंट्रोल करें। चीन ने किस तरीके से आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश की, 1 बच्चे की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। अब चीन में उसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात हो गई हैं, ये आप ज़रा न्यूज़ जाकर देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए कि 1 चाइल्ड पॉलिसी के नुकसानात क्या हुए चीन को। बिल्कुल इसी तरीके से शेंजन ममालिक है, या जैसे हमने जापान की बात की, ये तमाम ममालिक वो हैं कि जहाँ पर मुअम्मर अफराद ज़्यादा हो चुके हैं, जवान कम है। तो अब इनको जवानों की ज़रूरत है क्योंकि काम जवानों ने करना है, यंगस्टर आबादी जो है वो कम है। अच्छा, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी 60% हमारा जो तबका है, जो आबादी है, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। वो नौजवान करके आ रहे हैं, हमारे पास नौजवान बहुत हैं, उनको हमने सही लाइन पर लगाना है। दूसरे ममालिक के पास मसला क्या है, नौजवान है नहीं, उन्हें नौजवानों की ज़रूरत है। तो ये एक डिसबैलेंस है जो है वो क्रिएट हो जाता है। अच्छा, चीन का हमने जिक्र किया, तो चीन ने आपको याद होगा 2018 में रोबोटिक न्यूज़ एंकर मुतारिफ़ करवाई थी, और अब भारत ने ये काम किया है जी। भारत ने मसनूई जहानत पर मबनी, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो मुखातिब करवा दी हैं, और अप्रैल में एक कंप्यूटर एंकर मुतारिफ़ करवाई थी इंडिया टुडे ने, उसका नाम उन्होंने रखा था सना। और अब भारतीय जो रियासतें हैं उड़ीसा और कर्नाटका, वहाँ पर 2 मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने मसनूई जहानत से तैयार करदा एंकर्स मुतारफ़ करवा दी हैं। कर्नाटका की मुकामी ज़बान में ख़बरें पढ़ने वाली रोबोट एंकर हैं, उनका नाम है सुंदरिया, और वो अंग्रेज़ी में भी मतलब ख़बरें पढ़ सकती है। और इसी तरह उड़ीसा का जो मुकामी चैनल है उस पर ख़बरें पढ़ने वाली जो रोबोटिक एंकर है उसका नाम है लीज़ा। वो कई मुकामी ज़बानों के अलावा अंग्रेज़ी में भी ख़बरें पढ़ सकती हैं। और दुनिया भर में ये ट्रेंड जो है वो अब शुरू हो गया है। गुज़िश्ता कई बरसों से रोबोटिक न्यूज़ एंकर्स का रिवाज तेज़ी से फैलता जा रहा है। इस शोबे में मुलाज़मतें ख़त्म होने का भी बड़ा अंदेशा है, और लेकिन बहुत सारे माहिरीन ये बात भी कर रहे हैं कि भाई अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एंकर्स हैं वो सामने आएंगे तो इनमें गलतियों का जो इम्कान है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये डेटा उठा रहे होंगे और सहाफ़त के शोबे को बड़े ख़तरात हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, हमारी नौकरियां कब तक कायम रहती हैं। भाई ये एक टेंशन वाली बात है। अच्छा, एक और टेंशन वाली बात है, उसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। पोल्ट्री फार्म्स, हम कल भी जिक्र कर रहे थे जी, पोल्ट्री फार्म्स की फ़ीड नहीं आ रही है, और पाकिस्तान में अगर फ़ीड नहीं आती तो ये क्राइसिस जो है पोल्ट्री का ये बढ़ जाएगा। अच्छा, पोल्ट्री फार्मर्स जो है वो हर साल महज 1 दिन में 7 अरब नर चूज़ों को मार डालते हैं, क्योंकि नर चूज़े अंडे नहीं दे सकते और गोश्त के लिए वो नामुनासिब नस्ल के होते हैं। तो जो नर चूज़े हैं उनको मार दिया जाता है, और जो मादा चूज़े हैं उन्हें रखा जाता है क्योंकि वो अंडे देते हैं, उनसे प्रोडक्शन बढ़ती है। ज़ाहिर है आपका प्रॉफिटेबिलिटी का मामला है भाई, जो काम का नहीं है उसे मार दो, वो इस रेस में ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तो ये जो रेस है ये है प्रॉफिटेबिलिटी की रेस। तो इसमें सिर्फ मादा जो अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं वो ज़िंदा रहती हैं, उन्हें ज़िंदा रखा जाता है ताकि वो अंडी देती रहें। अच्छा, अब साइंसदानों ने इस चीज़ का एक हल निकाला है, और ये हल क्या है? इज़राइल की एक लेबॉर्ट्री ने तमाम अंडों से मादा चूज़े निकालने की टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है जी।
वो हर साल अरबों नर चूज़ों को मारने का जो आलमी मसला है उसका हल कह रहे हैं कि जी हमने ये हल निकाल लिया है और जानवरों की फलाह बहबूद भी इससे होगी। और इसराइली महक़क़ीन जो हैं उनकी टीम में एक महक़क़ हैं सेनामोन, उन्होंने कहा है कि आम तौर पर नर चूज़ों को मारने का जो तरीका इख्तियार किया जाता है उसमें क्या होता है, उनको डुबो दिया जाता है पानी में या फिर दम घुट जाता है उनका, इस तरीके से मारा जाता है। अच्छा, बिजली के झटके भी शामिल होते हैं, जबकि कुछ ममालिक में चूज़ों को मुकम्मल तरीके से मारने की ज़हमत भी नहीं की जाती। तो सेनामोन कहते हैं कि जी उनकी टीम ने एक जिन से मुंसलिक एक नया जीनियाती जुज़ तैयार किया है और अंडे देने के बाद वो फ़ौरन ही जो मर्दाना जीन है उसकी नशोनुमा को रोक देता है और जो मादा जीन है उसको ही वो नशोनुमा करता है। और उन्होंने कहा कि हम ये अंडे लेते हैं और उसके ऊपर जो नीली रोशनी है उसका इस्तेमाल करते हुए अंडों में जीनियाती जो जुज़ है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। उसकी वजह से नर चूज़ों की नशोनुमा फ़ौरी तौर पर रुक जाती है और मादा जो चूज़ें होते हैं उनमें ये जीन नहीं होती, वो मुकम्मल तौर पर उससे गैर मौसर रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि जो अंडे नहीं टूटते उन्हें दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि जानवरों की खुराक वगैरह। तो अब ये देखें ये साइंस जो है वो क्या क्या काम कर रही है और किस तरीके से उन्होंने ये हल निकाला। अच्छा, एक और साइंसदान है, रूसी साइंसदान है, उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने अपने घर के कमरे में अपने ही दिमाग की सर्जरी की है। जी बिल्कुल, अपना ही दिमाग उन्होंने जो है वो सर्जरी की उसकी। माइकल रडोगा ये एक साइंसदान है, उन्होंने बताया कि जी अपने ख्वाबों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने कमरे में अपने ही दिमाग की सर्जरी करके उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया है। और माइकल रडोगा जो है वो बेसिकली एक रूसी महक़क़ हैं, उनके पास न्यूरो सर्जरी की कोई तालीमी असनाद तो नहीं है और उन्होंने मुबैना तौर पर काज़ाकिस्तान में अपने घर में दिमागी सर्जरी करते हुए 1 लीटर से ज़्यादा खून भी अपना ज़ाया किया। और इनका मानना ये है कि उनके दिमाग में इलेक्ट्रोड नस्ब करने से वो ख्वाबों को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा कर लेंगे। और डॉक्टर नहीं है ये, लेकिन वो फेज़ रिसर्च सेंटर और एक तंजीम की बानी है जो कि दावा करती है कि नींद का जो फालिज होता है ना, जो स्लीप पैरालिसिस जिसको कहते हैं, उसके जो तजर्बात हैं और मुख्तलिफ इन चीज़ों पर तजर्बात करना मुमकिन है। और उस शख्स के, माइकल के बड़े पैरोकार हैं भाई रूस में, और उस वाक़े के बाद माइकल की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं वो कि माइकल ने अपने मकासद के हुसूल के लिए तमाम हदें पार कर ली हैं। और दूसरी जानिब जो न्यूरो सर्जन्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इंतहाई ख़तरनाक हरकत है, किसी भी नाखुशगवार हादसे पर इसका इख्तिताम हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें आप ना करें। जी वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के माशरे में बहुत सारे पहलू इस्लाह तलब हैं और एक तरफ नई नस्ल को जदीद दौर से हम आहंग करना ज़रूरी है, तो दूसरी जानिब कारोबारी अखलाकियात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसी सोच के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक स्ट्रेटिजिक रिफॉर्म्स यूनिट कायम किया है जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी के इस्लाह तलब मामलात पर वज़ीर आज़म को तजावीज़ देता है। और हाल ही में इस यूनिट ने कंप्यूटर कोडिंग और आइन की मुख्तलिफ शिकों को तलबा के निसाब में शामिल करने की तजवीज़ पेश की है। और तलबा को अगर बुनियादी तालीम की सतह पर ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखा दी जाए तो आगे चलकर मुल्क के लिए बड़ा असासा साबित हो सकते हैं। फिर मुल्क भर में तमाम जो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो ग़िज़ा को बेहतर बनाएं, इस हवाले से भी एक मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। और ये जो स्ट्रेटिजिक यूनिट है इस हवाले से क्या काम करेगा, स्ट्रेटिजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबराह जनाब सलमान सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के ये जो 2 बुनियादी जो फ़ैसले हैं वो तो मैंने बताएं, आप अगर थोड़ा सा इनको डिटेल में बता सकें कि ये क्या फ़ैसले हैं। जी बहुत शुक्रिया। जिस आपने बताया कि हमने जो आईन पाकिस्तान और कोडिंग के जो कोर्सेज़ हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर ये ऑलरेडी करिकुलम का हिस्सा बना दिए गए हैं, यानी कि निसाब में अब ये शामिल हैं। ये तजवीज़ हमने तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले इस पे काम शुरू किया था वज़ीर आज़म की हिदायत पर, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मैटर ऑफ जस्ट लाइक 3 to 4 मंथ्स ये तमाम कोर्सेज़ ना सिर्फ तैयार किए गए, इनको इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, IT के एक्सपर्ट्स, उनके साथ इनकी डिस्कशन की गई, उनकी राय ली गई, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक जो भी इम्पोर्टेंट शिकें हैं उनको नोट डाउन करके तो निसाब का हिस्सा बना दिया गया। इसका बेसिक मकसद जो है वो, जिस तरह आपने IT के बारे में तो आपने बताया कि भाई IT जो है इस वक्त हमें स्ट्रगल जिस फेस पे करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली IT की एजुकेशन के ऊपर कोई ज़्यादा काम पॉलिसी साजी नहीं की गई। तो इससे बेहतर क्या चीज़ होगी कि हमारी जो यंग बच्चे हैं जो 6th ग्रेड से लेकर
12th ग्रेड तक अगर वो शुरू से कोडिंग, जो कि एक बहुत बेसिक चीज़ है किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी आईटी से रिलेटेड चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, कोडिंग इज द बेसिक लैंग्वेज। तो अगर कोडिंग आप उनको शुरू से ही पढ़ा देंगे, तो जब वो एक ग्रेजुएशन करेंगे, वो कॉलेज में जाएंगे, तो उनके पास ऑलरेडी एक बेसिक नॉलेज मौजूद होगी और वो हमसे बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होंगे। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि आइंदा फ्यूचर में पाकिस्तान को बहुत डिविडेंड्स पे करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात है, तो वो आपको पता है कि हमारे मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है या गुजर आया है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा हाथ है कि हमें अनफॉर्चुनेटली आज तक अपने आइन के बारे में पता ही नहीं है। हम आइन के बारे में या सिर्फ सियासी बयानात में सुनते हैं या वो अखबारात में पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें अब तक ये भी नहीं पता कि हमारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इसीलिए फिर हमने ये डिसीजन लिया कि जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको हमसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि जब वो बड़े हों और जब वो पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथ में संभाले, तो उनको पता हो कि उन्होंने अपने नुमाइंदे किस बेस पे सिलेक्ट करने हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या लॉज हैं जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये बातें सिर्फ किताबी नहीं, ये अमल पे होनी चाहिए। तो इसीलिए ये दोनों कदम जो है वो उठाए हैं और ये निसाब में शामिल हैं। सॉरी, ठीक। अच्छा, कोडिंग वाले को ज़रा थोड़ा सा मज़ीद मैं इस पे जानना चाहूँगा कि जो कोडिंग वाला सिलसिला है, इसमें क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, कौन सी क्लास से इसका आगाज़ होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि कोडिंग की बहुत सारी चीज़ें बड़े प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत सारे सिखा रहे होते हैं, तो ये जो निसाब में जो शामिल किया गया, तो ज़ाहिर है ये तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो वहाँ पर फिर कंप्यूटर्स की भी रिक्वायरमेंट्स होंगी। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। इसीलिए जब हमने इसको इनिशिएटिव को लिया, तो राना तनवीर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं इसके एजुकेशन के, उनका सबसे पहला पॉइंट ये था कि अगर हमने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो सबसे पहले हमने अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है जिन्होंने इन चीज़ों को पढ़ाना है। तो पाइथन जो है कोडिंग का जो एक बेसिक लैंग्वेज है, ये एक ग्रेजुअल इंक्रीज किया गया है 6 से लेके 12 तक के उन बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जाएगा। और उससे पहले मुख्तलिफ जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके टीचर्स की ट्रेनिंग भी इसका पार्ट है। और फिर हमने तमाम सूबों को इसमें शामिल किया। जिस तरह आपको पता है कि एजुकेशन एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तो जब हमने ये इनिशिएटिव लिया, तो जो फिर नेशनल हमारी जो काउंसिल है, करिकुलम काउंसिल, उसने तमाम सूबों की एक बहुत लंबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें सारे सेक्रेटरी एजुकेशन सबको उन्होंने वहाँ पे दावत दी और उनकी इनपुट लेके फिर इन दो चीज़ों को जो है फाइनलाइज किया गया। तो अब इसकी जो सेकंड पार्ट है उसमें टीचर ट्रेनिंग है, और टीचर ट्रेनिंग के बाद हमारा ये नेक्स्ट गोल है कि जो वर्ल्ड बैंक और बाकी जो इदारे हमारे साथ काम करते हैं, उनके कोलैबोरेशन के साथ इवेंचुअली कंप्यूटर्स को भी सरकारी स्कूलों में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि जो उस पर प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो उस पर प्रैक्टिकली जो हमारे बच्चे हैं वो सीख सकें। क्योंकि जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ाई जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की फीसें भी उस हिसाब से हैं। तो ये इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अब हमारे जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वो भी उसी लेवल पे आके तो चीज़ें इवेंचुअली इंशाल्लाह सीख सकते हैं। तो ये कब से सिलसिला शुरू हो सकेगा, इसका कोई टारगेट आप लोगों ने रखा है? जी, जो जिस तरह मैंने बताया कि ये करिकुलम को ऑलरेडी हिस्सा बन चुका है, और अब ये जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म होंगी तो ये इंशाल्लाह ताला दिस विल बी, इसकी बुक्स जो हैं ये बच्चों को अवेलेबल होंगे। और इसकी जो साथ की ट्रेनिंग है वो भी साथ ही स्टार्ट कर दी जाएगी। उसी के ऊपर अब फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम कर रही है तमाम सूबों के साथ मिलके। और सेकंड स्टेप इसका यही है कि हमारा गोल के हम इंशाअल्लाह गर्मियों की छुट्टियों के बाद फौरी तौर पर असातिज़ा की ट्रेनिंग भी स्टार्ट करें, ताकि जैसे जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती जाए तो उनकी जो पढ़ाने की कैपेसिटी है, उनकी जो एबिलिटी है वो बढ़े। लेकिन इसमें जो एक मेजर कंपोनेंट हमने ऐड किया है कि जो आईटी कंपनीज हैं, और ख़ासतौर पे जो इंटरनेशनल आईटी कंपनीज पाकिस्तान में काम करती हैं, क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट और हमने शुरू में इनको साथ रखा है, तो उनकी भी हमें बहुत सपोर्ट हासिल है कि वो भी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो सरकारी स्कूलों में भेजेंगी ताकि जो टीचर्स को वो ट्रेन कर सकें। और इसकी कंटिन्यूटी कैसे होगी? क्योंकि मतलब आई एम ऑल फॉर इट, ज़बरदस्त। मेरा भी चूँकि बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेस का ही है, तो मैं तो जानता हूँ कि कंप्यूटर साइंस की कोडिंग खास तौर पे करने से मेंटल कैपेबिलिटीज़ पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कितना आप जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी चीज़ों में माहिर हो जाते हैं। बट अब हुकूमत ख़त्म होगी 14 अगस्त को वज़ीर आज़म साहब के ऐलान के मुताबिक, तो फिर ऐसा ना हो कि वो आने वाला जो भी हो वो कहे कि जी अब ये तो ऐसा था और वैसा था और ये गलत है। और हमारे यहाँ तो आपको पता है ये होती रहती हैं चीज़ें। बिल्कुल होती रहती हैं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इतना इस तरह की कोई चीज़ करेगा, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसमें सब
पार्टीज रिगार्डलेस ऑफ जिसकी नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, लाइक वो उसको सपोर्ट ही करेंगी, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसी पार्टी देखी नहीं कि जो आईटी की एजुकेशन या आईटी की जो है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज करे। तो आई एम रियली होपफुल कि इंशाअल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी इसके बारे में। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, वी आर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ वो जो फूड के हवाले से मामला है कि जी हमें अपनी खुराक को बेहतर करना है। अब हम तो वो लोग हैं जो बस कहते हैं ले आओ चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो, तो ये फूड की बेहतरी, ये इनिशिएटिव क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि हमारे यहाँ तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना कि आपने कितना खाना है और कैलोरीज होती क्या है। तो इसीलिए फिर हमने जब अपना हेल्थ का डेटा देखा कि जब हॉस्पिटल्स में, आप भी ट्विटर पे एक्टिव हैं, आप देखते हैं कि हर दिन किसी ना किसी हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन आई होती है कि भाई ओवरफिल्ड हैं, जगह नहीं मिलती, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो उसकी एक मेजर चीज जिसको किसी ने कभी नोट ही नहीं किया कि वो क्यों है। अगर हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर के लिए हॉस्पिटल विजिट कर रहा है, हार्ट डिजीज के लिए, डायबिटीज के लिए, तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसीलिए जो हमारा इनिशिएटिव है ये महफूज ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा, उसको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमने तमाम सूबों को इन्वॉल्व किया वज़ीर आज़म की हिदायत पे, जो फूड अथॉरिटीज़ हैं, और उसमें हम 2 मेजर चीज़ें कर रहे हैं। एक 3 साल की स्टडी WHO के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल हेल्थ ने की थी, जिसमें उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी अब सारी इंडस्ट्री की इनपुट के बाद कि ट्रांस फैट एसिड जो होता है वो किसी भी फूड में 2% से ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि ट्रांस फैट एसिड वो चीज़ है जो आपको ना सिर्फ दिल की बीमारियां देता है बल्कि आपका वजन बढ़ाने में भी बहुत जो है वो उसका किरदार होता है। तो अब पूरे पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि 2% से ज़्यादा किसी भी चीज़ में, चाहे वो घी हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो मीट की कोई चीज़ हो, रेस्टोरेंट्स में पकती चीज़ हो, कोई भी, तो उसमें 2% से ज़्यादा मार्जरीन, बटर, उसमें 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट एसिड आपने नहीं डालना। दूसरी जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे घर के खाने हैं, घर के खानों के अंदर भी हमें यह अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट नहीं है कि सालन जो हम बनाते हैं घर में, सब्जी पकाते हैं, तो हम उसमें एक तो बहुत हमारी मेहनत होती है कि हम उसमें से तमाम न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर दें, उसको इतना पकाएं कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट बचे ही ना। फिर उसके अलावा उसमें जो ऑयल डालते हैं वो उसकी हमारी जो जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा ऑयल हम कंज्यूम करते हैं। तो वो कैंपेन जो होगी उसमें बताया जाएगा कि भाई आपने 1 चम्मच ऑयल डालना है या 2 चम्मच ऑयल डालना है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि जो पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है पूरे घी मैन्युफैक्चरर्स की, वो हमने उनको इस पर पार्टनर किया है कि ताकि वो अपने कैंपेन्स के थ्रू भी अपने कंज्यूमर्स को बताएंगे कि आपने कितनी ये चीजें इस्तेमाल कर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपके शो पे बताना चाहता हूँ कि अब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो अब आप जब कोई बिरयानी की प्लेट या निहारी की या बर्गर कुछ भी ऑर्डर करेंगे, तो हम रेस्टोरेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के कि आप उसके सामने देख सकेंगे कि इसके अंदर कितनी कैलोरीज मौजूद हैं, ताकि आप जब वो खाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस बिरयानी की प्लेट में जो मैं 2 ग्लास कंज्यूम कर रहा हूँ ये मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा है, तो मैंने अपने खाने को जरा कम करना है। तो ये इससे बहुत बड़ी अवेयरनेस फैलेगी, लोग अपने खाने पे तवज्जो देंगे और इवेंचुअली अगले 1-2 दहाइयों में हम देखेंगे कि हमारे जो हॉस्पिटल्स का रश है वो इन बीमारियों की वजह से कम होगा। बिल्कुल सही है। हेल्दी नेशन जो है वो ही इस बात की गारंटी कर सकती है कि हॉस्पिटल्स में रश कम हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलमान सूफ़ी साहब। 10 इनिशिएटिव्स हैं और पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और कामयाब होना चाहिए। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे मियाँ बीवी से जो कि मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं और मोटरसाइकिल के 2 पहियों का इस्तेमाल करके ये हर जगह पर सयाहत करते रहते हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं। ये दोनों अपनी मोटरसाइकिल लेते हैं और पूरा पाकिस्तान घूम चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन अशरफ और उनकी अहलिया माहम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप दोनों हमें ज़रा ये बताएं कि ये क्या सिलसिला है, मोटरसाइकिल पर आप दोनों यहाँ वहाँ निकल जाते हैं, ये क्या आइडिया है, कहाँ से आया, कैसे शुरू हुआ?
2019 में मैं एक पाकिस्तान टूर कर रहा था और कुमराट वैली में था। मैंने 4x4 हायर की और रास्ते में जो है ना वो एक ग्लेशियर इस तरह से गिरा हुआ था एवेलांच के, उसके आगे 4x4 जा नहीं सकती थी। लेकिन मैंने देखा कि एक लोकल जो है वो अपनी 125 भगाते हुए आया और ग्लेशियर को उसने क्रॉस करके वो अपने रास्ते निकल गया। तो मैंने ये सोचा यार कि 4x4 से भी बेहतर कोई सवारी हो सकती है जो कि आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ले जा के आपको उसकी सैर करा सकती है। अच्छा, तो माहम साहिबा, आपने इस एडवेंचर में इनका साथ देने का कब फैसला किया? ये एडवेंचर शादी के बाद शुरू हुए हैं या पहले से इनके एडवेंचर थे ये? जी, ये सिलसिला हमारा शादी के बाद से ही स्टार्ट हुआ है। कोविड में हम दोनों छोटी छोटी ट्रिप्स करते थे बाय कार, और तब हमने डिस्कवर किया कि ये एक कॉमन एक्टिविटी है जो हम दोनों को बहुत पसंद है, घूमना फिरना या किसी भी किस्म का एडवेंचर, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई थ्रिल इन्वॉल्व हो। तो बाइक टूरिंग का आइडिया जब इन्होंने प्रपोज़ किया तो मुझे लगा कि ये कोई बहुत अलग चीज़ है और इसमें बहुत मज़ा आएगा, और एक काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस था हमने जब इसको स्टार्ट किया। तो बस शादी के बाद से ये शौक़ दोनों में डेवलप हुआ और अब इसकी कोई हद नहीं है। वाह 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 वाह। तो हसन, कहाँ कहाँ पर आप घूम चुके हैं बाइक पर? हमने सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात से पहले शुरुआत की, कराची से क्योंकि नज़दीक हैं। उसके बाद हमने 2022 में अपना पहला पाकिस्तान टूर किया जिसमें हम कागान वैली, हुंजा वैली और सवात वैली, ये 3 वैलीज़ हमने कवर की। फिर उसके बाद अब हमने इस साल दोबारा किया टूर, तो हमने कागान वैली, कोहिस्तान, हुंजा और स्कर्दू, बल्तिस्तान वैली पूरी जो है वो हमने कवर की। तो ये हमारे मुख्तलिफ टूर। तो इसके अंदर सेफ्टी का कितना आंसर शामिल होता है, उसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये जो आप इलाके बता रहे हैं ये तो बड़े ख़तरनाक रास्ते होते हैं। तो इसके लिए एक तो आपको कुछ सेफ्टी गियर होता है जिसमें राइडिंग जैकेट्स होती हैं, राइडिंग ग्लव्स होते हैं जो कि आपके बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर मोटरसाइकिल को आप रेडी करते हैं कि उसमें क्रैश गार्ड, हैंडल गार्ड, डिफरेंट तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं ताकि खुदा न खास्ता किसी भी एक्सीडेंट में आप गिरें तो आपकी बाइक भी प्रोटेक्टेड रहे और आप भी प्रोटेक्टेड रहें। हेलमेट्स अच्छी क्वालिटी के लिए सर्टिफाइड हेलमेट्स दें ताकि आपका स्कल भी अच्छे से प्रोटेक्टेड रहे। तो ये है कुछ तदाबीर। अच्छा, और माहम आप बताइए, कोई डर वर वाला सिलसिला नहीं होता कोई, या और आपने कोई बाइक सीखने की कोशिश की चलाने की, या आप साथ बैठकर ही कर रही होती हैं पीछे सवारी? जी, फ़िलहाल तो कराची में हसन ने मुझे बाइक चलाना सिखाई है, लेकिन जो इस तरह के एक्सपीरियंसेस है जिनमें ऑफ रोडिंग भी इन्वॉल्व होती है उसका अभी तक मुझे खुद पर्सनली राइडिंग का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बट ये ऐसी चीज़ें जो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम करेंगे। लेकिन जहाँ तक डर की बात है तो डर, आई डोंट थिंक कि हम दोनों को डर लगता है। मुझे ख़ास तौर पर डर इस तरह नहीं लगता कि कोई घबराऊँ उस चीज़ से, लेकिन हाँ ये होता है कि आपको कोई चीज़ चैलेंजिंग लग रही होती है, आप फिर उसको ओवरकम करते हैं, कोई मार का सर करते हैं, तो उसकी जो एक फ़ीलिंग होती है अकॉम्प्लिशमेंट की, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। कोई डिफ़िकल्ट टेरेन है, हम उसमें जा रहे हैं, कोई चढ़ाई है हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें एक थ्रिल जो होता है वो बहुत अच्छा। लोगों का क्या रिस्पांस होता है जब लोग आप लोगों को देखते हैं? भाई आप दोनों मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पर निकले हुए हैं, कोई यूनिक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हुआ हो? कई जगह तो लोग हम लोगों को रोक के सेल्फी भी लेते हैं हमारे साथ, एक्सपीरियंसेस पूछते हैं कि किस तरह से निकले कराची से यहाँ तक, कैसे पहुँचे, कितने दिन लगे, आगे क्या प्लान्स हैं। और कुछ मुकामात पे बड़े हैरान होते हैं कि मिसाल के तौर पे जब हमने देवसाई टॉप किया, खुंजराब पास किया, बाबूसर टॉप क्रॉस किया, तो लोग बड़ा उसको जो है ना वो परेशान होते हैं कि ये काम आपने बाइक पे लगेज के साथ डबल सवारी पे कैसे कर लिया। तो बस इस तरह के एक्सपीरियंसेस रास्ते भर में हमें मिलते रहते हैं। कहीं चाय के लिए रुके तो कुछ लोग आके हमसे गुफ्तगू करना शुरू हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें जो है वो मिलता है। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो जरा डराने वाला हो? कुछ लोग कभी कभी अपना फल वगैरह या अपने खाने की चीज़ें भी हमें दे देते हैं। डराने वाला, अरे वाह क्या बात है। डराने वाला तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस कुछ चैलेंजिंग कोई ऐसा डराने वाला एक्सपीरियंस
डराने वाला ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है कोई, लेकिन ये जैसे कि कुछ एरियाज़ होते हैं जो बड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं, जैसे कि कराकोरम हाईवे पे जहाँ पे अभी आजकल ये दियामर भाषा डैम बन रहा है, ये इस जगह पे कोई भी आबादी रोड पे नहीं है, तो तकरीबन 100-150 किलोमीटर का पैच है और शदीद गर्मी होती है। तो इस तरह के कुछ होते हैं कि भाई कोई मदद नहीं है, कोई आपको इंसान बहुत कम दिखते हैं, तो बस ये थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन एज सच कोई डरावनी एक्सपीरियंस हमारा गुजरा नहीं है। बहुत ज़बरदस्त जी, आप लोगों का ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारे सारे लोगों ने देखा और वाकई बड़ा अप्रिशिएटिव है ये काम, बड़ा मज़ेदार काम आप लोग कर रहे हैं। हसन, महम, थैंक यू, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, और अगला जब आप ट्रिप करें तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम फिर उसकी वीडियोज़ भी चलाएँ अपने प्रोग्राम में और दुनिया को बताएँ कि देखें किस तरीके से बाइक पर पाकिस्तानी जोड़ा पाकिस्तान घूम रहा है, और बल्कि बाहर जाने की भी कोशिश करें भाई, बाहर निकलें, मुल्क से बाहर भी आप जा सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर मोटरसाइकिल वर्ल्ड टूर भी होना चाहिए। थैंक यू जी, हसन और महम का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश करने का मामला हो या पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के वाक़यात हों, उनका रद्द अमल पूरी दुनिया के मुसलमानों की जानिब से आता है, और इस वक्त दुनिया में मजहबी हम आहंगी की जितनी ज़रूरत है उससे पहले कभी नहीं थी। इसीलिए पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार मुसलमान उलमा और ईसाई क़यादत ने हाथों में चारों मजहबी कुतुब थाम कर दुनिया से इन कुतुब के एहतराम की अपील की है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कितनी ज़रूरी है, दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है और बाकी मज़ाहिब इस हवाले से क्या कहते हैं, आज हम इस पर सर हासिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब, मारूफ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब ये जो इस तरह के वाक़यात हैं जो कि बार बार हमारे सामने आते रहते हैं और मुसलमान अपने तौर पर इस हवाले से एहतजाज भी करते रहते हैं, इनके हवाले से इस्लामी तालीम क्या कहती है कि अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए बहैसियत मुसलमान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्योंकि जो वाक़यात इस टाइप के पेश आ रहे हैं दुनिया में, और पहला तो मैं इस पर ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये कोई पहले वाक़यात ऐसे नहीं हैं जो अब रूनमा होने लगे, ये इब्तिदाए इस्लाम से ही रोनमा होना शुरू हो गए थे। ये इस्लाम फोबिया है, और इस्लाम फोबिया का आगाज़ भी इब्तिदाए इस्लाम के साथ हो चुका था, जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का जब ऐलान फरमाया, तो उस वक्त जब दीगर अदियान को इससे ख़तरा लाहिक हुआ तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर ऐसी मुखालफतें शुरू कर दी और ऐसे इल्ज़ाम बहतान तराशने शुरू कर लिए कि वही ज़ात जो 40 साल से उनके पास मौजूद थी और जहाँ पर उनकी सदाकत, अमानत, दयानत का एतराफ़ किया जाता था, लेकिन जब दीन की बारी आई, तबलीग की बारी आई, तो उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो ये सिलसिला आज भी दुनिया में चल रहा है। यूरोपीय ममालिक के अंदर बिलखुसूस आज अगर ये इस्लाम फोबिया का जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, उसके पीछे भी बुनियादी लॉजिक यही है कि वहाँ पर इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, क्योंकि जितनी मायूसी, जितनी बेरहरवी और जितनी अखलाकी अक़दार का सत्यानाश वहाँ निकलता जा रहा है, ऐसी सूरत में लोगों को जो पनाह और लोगों को जो सुकून नज़र आ रहा है वो दीन इस्लाम के अंदर नज़र आता है। अब रहा मसला ये कि ज़ाहिर बात है उन्होंने इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए, अच्छा इस पर मैं एक और भी दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ पर उनके कवानीन चंद एक ऐसे हैं जहाँ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि लोगों को आज़ादी मिलती है कि वो दूसरे मज़ाहिब के ऊपर तनकीद करते हैं या मुक़द्दस हस्तियों के ऊपर तदहीक आमेज़ गुफ्तगू करते हैं या कार्टून छापते हैं, वहाँ उनके कवानीन का सहारा हमें भी मिलता है कि इस्लाम की वहाँ तबलीग भी बड़ी आसानी के साथ हो रही है। लेकिन ये उनकी नफ़रत, ये उनके जो अंदर का बुग़्ज़ है वो हमें इस अंदाज में नज़र आता है। रहा मसला ये कि इसके बारे में है क्या, तो पहली बात तो ये कि जो इस्लामी तालीमात हैं, तालीमात जी असल में, क्योंकि हमारा तो सिलसिला ये है ना कि हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारी जो कौम है वो वाक़या फ्रांस में हो या जर्मनी में हो, कहीं पर भी हो, हम यहाँ बैठकर
एहतजाज करते हैं, पाकिस्तान में गाड़ियां तोड़ेंगे, एहतजाज जो है सड़कें वो ब्लॉक उस जगह तक करेंगे, पहुंचता भी नहीं है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी अब वो, ये तो खैर एक अलग ही चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि अब हमारा एक बहैसियत कौम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो उसमें मैं ये सर इसी तरफ आप सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि बहैसियत कौम जो है ना, वो कहते हैं कि जहाँ से मसाइल पैदा होते हैं वहीं से उनको ख़त्म करना चाहिए। अब पहले तो मैं इस पर यह करूँ ना, आपने जो पहले मुझसे पूछा था कि दीनी एतबार से और मजहबी एतबार से इसके ऊपर हमारी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम कुरान की तरफ रुजू करेंगे और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो इरशादात हैं, वो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले अल्लाह ने खुद यहाँ से दीगर मज़ाहिब को कबूल करने के बारे में फरमा दिया। फरमाया कि वलौ शाअ रब्बुका लजअलन नासा उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह ये पसंद करता तो अल्लाह खुद ही पूरी दुनिया को एक ही कौम बना देता, एक ही मजहब के तहत कर देता। लेकिन वला यज़ालून मुख्तलिफून, लेकिन वो मुख्तलिफ अदियान पर और मुख्तलिफ अक़वाम मौजूद हैं और ये मुख्तलिफ अदियान आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। इट मीन्स कि अदियान और मज़ाहिब के साथ फिर कम अज़ कम वो बर्दाश्त का मादा पैदा करके उनको लेकर चलना है। दूसरी आयत करीमा है कि कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, वहाँ पर इस बात का दर्ज दिया गया कि आप उनको बुरा भला कहने के बजाय बेहतर यह है कि उन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक कर लें, उन चीज़ों की तरफ आ जाएं जो मुश्तरकात हैं, जो कॉमन इशूज़ हैं। जैसे तौहीद का कहा गया कि तकरीबन तमाम ही मज़ाहिब तौहीद को मानते हैं, तो आप इसके ऊपर आकर कम अज़ कम अच्छे मरासम कायम कर लें ताकि एक दूसरे के बारे में नफरतें पैदा ना हों और अच्छे अंदाज में तनकीद किए बगैर ज़िंदगी गुजार सकें। और एक आखिरी आयत में यहाँ पर जिक्र कर दूंगा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैरि इल्म, फरमाया कि आप उनके जो बुत हैं उनको बुरा भला इसलिए ना कहो कि वो यानी कि इतनी शिद्दत के साथ है कि इसमें पहले तनकीद का होता है, उसको छोड़कर कि उनके ऊपर इस अंदाज में बहुतान तराशी या उनकी गाली गलोच ना करें कि वो तैश में आकर उसके जवाब में दुश्मनी के तौर पर आपके जो तौहीद का दर्स है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात है तो वो उसके ऊपर तान तराजी और जुबान तराजी करना शुरू कर दें। इसी तरह अगर हम आ जाएं इसके आगे हदीस पाक पर, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यरूशलेम को फतह किया था तो वहाँ पर भी उन्होंने जो यहूदी थे उनके कनीसाओं को बाकायदा कहा कि इसके अंदर कोई और बसेगा नहीं, इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, इनको तोड़ा नहीं जाएगा, इनकी ज़मीनों में आएगी, तमाम चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर शामिल थी। अब रहा मसला जो आपने बात की है कि इस वक्त बहसियत कौम हमारा बनता क्या फ़र्ज़ क्या बनता है। फ़र्ज़ ये बनता है जी कि हम उसी अंदाज में उसी कानून का सहारा लें जो यूरोप के कवानीन ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर मौजूद हैं या जिन कवानीन के ज़रिए ये कहा गया है कि आज़ादी इजहार राय जो है वो इतनी नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि यही इसी कौम का जो यूरोपियन दुनिया है और दीगर मज़ाहिब हैं, उन्हीं में जो पोप ऑफ फ्रांस था तो उसने भी बाकायदा ये जो 2015 में फ्रांस के अंदर दहशतगर्दाना हमले हुए थे उनके जवाब में उसने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि दीगर मज़ाहिब के ऊपर जो मजाक उड़ाते हैं तो वो यकीनन जो इश्तिहाल दिलाने का काम करते हैं। तो इसी तरह से पूरी दुनिया में इसके ऊपर कवानीन मौजूद हैं कि आपने जब आज़ादी इज़हार राय का कानून बनाया तो उसके साथ उन कवानीन को हमने अपने लिए इस्तेमाल करना है और अपने दीन की तबलीग और पॉजिटिव मैसेज के लिए इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही फरमाया आपने और बाकी जो कुरान की आयतों का आपने हवाला दिया वो हमारे लिए मसले रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब मौजूद थे और बड़ी अहम बात कर रहे थे। अब एक और बड़ा अहम इनिशिएटिव लिया गया पाकिस्तान में जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि मुसलमान और ईसाई जो है वो मिलकर उन्होंने इस हवाले से मुजाहरा भी किया, इस हवाले से जो है वो अपना एक पॉजिटिव मैसेज भी दिया और अपने हाथों में चारों मजहबी कुतुब थाम कर दुनिया से उन कुतुब के एहतराम की अपील की है। और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान और ईसाई स्कॉलर्स ने खिताब किया और यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि मजहबी कुतुब की तौहीन का नोटिस लिया जाए और तमाम मज़ाहिब के एहतराम के लिए जो कवानीन है वो तरतीब दी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जी इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल के सदर जनाब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इनिशिएटिव है इसके हवाले से हमें बताएं कि किस तरीके से ये तमाम मज़ाहिब ज़ाहिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह ये तमाम जो है वो मिलजुल कर रह रहे होते हैं, इनकी इबादत गाहें भी महफूज हैं और जिस तरह के वाक़यात बाकी दुनिया में हो रहे होते वहाँ यहाँ नहीं हो रहे होते। तो ये जो आपका इनिशिएटिव था ये क्या है, इसकी थोड़ी सी तफसील अगर हमारे सामने बयान कर सकें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया। दरअसल आप देख रहे हैं एक तो इस्लामोफोबिया जिस अंदाज से उसको फैलाया जा रहा है और उसके बाद ये जो स्वीडन में, इससे पहले भी जसारतें हुई लेकिन स्वीडन में बाकायदा हकूमती इजाज़त से कुरान करीम को फिर ईद उल अज़हा के दिन जलाया गया। उसके बाद एक और परमिशन दे दी गई कि आप इंजील को भी जला दें। तो हम मुसलमान जो हैं, हमारे लिए ये मामला जो है इसलिए बहुत ज़्यादा हसास है कि हम तो तमाम आसमानी किताबों को मानते हैं, हमारा ईमान है वमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन की जो सिफ़ात बयान की हैं उसमें यह है कि जो आप पर यानी कुरान करीम उतारा गया और आपसे पहले जो किताबें उतारी गई, चूँकि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई और नबी आना नहीं है, तो हमारा ईमान है कि आमनतु बिल्लाह व मलाइका व कुतुबिही व रुसुली, कि अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान और रसूलों पर ईमान। लिहाजा कोई मुसलमान ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो तौरात, इंजील, ज़बूर की तौहीन करे या खुदा न खास्ता उसको जलाए। तो जब ये इजाज़त तलब की गई तो हमने ये इस बात को महसूस किया, पहले भी कहते हैं क्योंकि हमारा तो ईमान है और तमाम रसूल को हम मानते हैं, तमाम पैगम्बरों को हम मानते हैं। अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना माने तो हम मुसलमान नहीं हो सकते, अगर हज़रत मूसा को ना माने हम मुसलमान नहीं हो सकते। तो हमने फिर मुशावरत से अपने मसीही भाइयों के साथ और बाकी अपने अकाबिर उलमा मशाइख के साथ ये तय किया कि तमाम आसमानी किताबें जो है, इंजील है, तौरात है, ज़बूर है और कुरान करीम, ये लेके हम एक तो पब्लिक में, मीडिया के सामने जाएं कि ये हमारे लिए तो ये चारों किताबें मोहतरम हैं और हमारे लिए तमाम अंबिया और रसूल मोहतरम हैं। तो अगर कोई शख्स इन किताबों की तौहीन करता है तो हमें उतना ही दुख है जितना कोई कुरान करीम की तौहीन करता है या उसे जलाता है। और हम दुनिया को एक पैगाम अमन दे कि खुदा के लिए जो आसमानी मज़ाहिब हैं, उनके मुक़द्दसात हैं, उनकी तौहीन का सिलसिला बंद किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इस पर कानून साजी हो ताकि ये दुनिया का अमन जो है, आप देखें ना इस बार जो है हसास तरीन मामला जो है वो इसलिए हो गया है कि ये बाकायदा एक अदालत ने, हुकूमत ने इजाज़त दी और इस पे पोप फ्रांसिस, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी पाकिस्तान की मसीही बरादरी का भी शुक्रिया और बाकी जो हमारी गैर मुस्लिम भाई हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया। पोप फ्रांसिस ने इसको बाहर सूरत जो है कहा कि ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। तो पाकिस्तान से आप देखें कल से परसों से ये पूरी दुनिया में इस अमल की तासीन भी हो रही है। पाकिस्तान से एक दुनिया को पैगाम दिया गया है कि एक तो हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी हम आंगी और मजहबी रवादारी के हवाले से ये माहौल है कि एक मस्जिद के अंदर, एक बड़े पाकिस्तान के इदारे के अंदर, जामिया मंजूरुल इस्लामिया में मुस्लिम मसीही कायदीन जमा हुए। चर्चा पाकिस्तान के नुमाइंदे आए, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के नुमाइंदे आए, इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमनी कौंसिल के नुमाइंदे आए और सब ने मिलकर ये पैगाम दिया कि ये चारों आसमानी किताबें जो हैं ये हमारे लिए मोहतरम हैं, हमारा इन पर ईमान है और तमाम अंबिया और रसूल हमारे लिए मोहतरम हैं। और जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं वो किसी मजहब के नुमाइंदा नहीं हैं, वो किसी तबके के नुमाइंदा नहीं है, बल्कि वो इंतहा पसंद हैं। और मैं अपने अल्फाज में हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है जो खातिमुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनके खुदा न खास्ता तौहीन करता है या उनके पुतले जलाता है या कुरान करीम की तौहीन करता है। तो ये एक पैगाम गया है और जी, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके बड़े मुस्बत असरात। अच्छा अल्लामा साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा एक और चीज़ कि
चूँकि आप ज़ाहिर है सारी दुनिया में जाते हैं, ख़ासतौर पर सऊदी अरब भी आपका जो है वो जाना और वहाँ पर जो ताल्लुकात हैं आपके माशाल्लाह। अच्छा, बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं उनका रिस्पांस कैसा है? और ख़ास तौर पर चूँकि हम सऊदी अरब की बात करते हैं, वो तो मरकज़ इस्लाम है, तो उनकी तरफ से जो है वो किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और उनके क्या जज्बात हैं? मैं इस बार जो आलम इस्लाम के जो एहसासात हैं वो अगर हम माजी को देखते हैं तो इस बार बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ तो सऊदी अरब ने फौरी तौर के ऊपर इस्लामी ताउन तंजीम का जो वर्किंग ग्रुप का इजलास था वो बुलाया, OIC का, सऊदी अरब की दावत पर वो इजलास हुआ, और मैं समझता हूँ जो उसकी करारदाद आई, जो उसका बयान आया, वो बहुत हौसला अफजा था। इसी तरह उन्होंने स्वीडन के सफ़ीर को तलब किया, बाकी इस्लामी ममालिक ने भी ये किया, हमने भी। तो एक इज्तिमाई सोच जो है वो हमें देखने को मिली है, और वो अब इज्तिमाई सोच ये है कि इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कानून साजी हो, आलमी सतह पर इसको जुर्म करार दिया जाए, और इस पर मैं समझता हूँ कि इस मरतबा पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हसासियत पाई गई है। और सऊदी अरब चूँकि इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराह भी है, तो उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया कि OIC का, और तसलसल के साथ हम देख रहे हैं कि वहाँ से जो बयानात आ रहे हैं, और फिर उसके बाद इंसानी हकूक़, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल के अंदर पाकिस्तान जो करारदाद लेकर गया, उसकी सऊदी अरब, तुर्की, हत्ता कि चीन ने भी हिमायत की, और फिर वो करारदाद मंजूर हुई है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, कतर, कुवैत ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया कि अमीर कुवैत ने ऑर्डर किया है कि कुरान करीम का स्वीडिश जुबान में तर्जुमा करके उसको फैलाया जाए 1 लाख की तादाद में। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी एक मुस्बत सिमत कदम है, और हमें बासियत मुसलमान ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे किरदार और अमल से दुनिया के ऊपर ये वाज़े करे कि हम उस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, और उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो रब्बुल आलमीन है, और हमारे दीन का नाम इस्लाम है जो अमन, सलामती और रवादारी का दीन है, एतदाल का दीन है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कि अभी जैसे आपने बात की कि जी OIC की तरफ से करारदादें पेश हुई उन, और कुवैत ने जो है वो ये 1 लाख कुरान करीम स्वीडिश ज़बान में, इनका ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन तसलसल से ये वाक़यात हो रहे हैं। अब इन वाक़यात के होने पर हमारा जो रवैया है वो एक तो होता है कि हम ज़रा ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं, उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करूँ, ये मामला अपने घर में आग लगाने से हल नहीं होगा, ये मामला एक दूसरे को गालियां देने से भी हल नहीं होगा, ये मामला दूसरों को गालियां देने से भी हल नहीं होगा, ये मामला हमारे किरदार, अमल और मुसलसल जद्दोजहद से हल होगा। क्योंकि इस्लाम का जो पैगाम हक्कानियत है उसके अंदर बहुत बड़ी क़ुव्वत है, और ये एक तबका जो इंतहा पसंद हर जगह पर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब को अपने नाम के साथ लगाते हैं, जैसे दहशत गर्दी करने वाले हों या लोगों में नफरतें फैलाने वाले हों, अगर वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें तो इस्लाम का उससे क्या ताल्लुक है। इसी तरह जो मसीहियत की तालीम है वो ये नहीं है जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमें एक मामला फहमी के साथ, अब जो इस्लाम की तालीमात हैं, इस्लाम की तालीमात क्या हैं? कहा वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दो क्योंकि तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून, और दूसरी जगह फरमाया मन सलिमन नास, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, मन सलिमल मुस्लिमून मन सलिमन नास मिन लिसानी व यदी, जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। मुसलमान नहीं कहा दूसरा इंसान महफूज रहे। तो हमें अपनी जुबान पे भी कंट्रोल करना चाहिए, अपने किरदार, अमल और इखलाक को इतना आला बनाना चाहिए कि लोग देखकर कहें कि ये उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, और अपनी जद्दोजहद को तसलसल से जारी रखना चाहिए। अच्छा, और आखिर में मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा ये कि हुकूमत का, हमारी हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या था कि आप उससे कितना मुतमईन है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुतालबा ये भी था कि भाई स्वीडन के सफ़ीर को जो है वो हम वापस भिजवा दें। देखिए, मैं उसमें गुजारिश करूं, स्वीडन के सफ़ीर को अगर निकालना है
या स्वीडन से ताल्लुकात को मुनक़ते करना है, तो अब हमें OIC के प्लेटफार्म पे इसका फैसला करना चाहिए, इसलिए कि OIC ने सबसे पहले इस पे स्टेप उठाया। उन्होंने फौरन सऊदी अरब ने, चूंकि वो सरबराह इस वक्त OIC का, उन्होंने इजलास बुलाया, बहुत अच्छी उनकी करारदाद आई। तो हमें एक मुल्क या दो मुल्क या चार मुल्क अगर स्वीडन का बाइकाट करते हैं उससे उस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इज्तिमाई तौर के ऊपर यह तय कर लिया जाता है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, पाकिस्तान ने जो करारदाद लेके गया इंसानी हकूक कौंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की, ये बड़ी हमारी कामयाबी है, पास हो गई, वो मंजूर हो गई, उसमें चीन हमारे साथ खड़ा हुआ, इंडिया ने भी हमें वोट किया। अब गुजारिश ये है कि हमें एक रीजनेबल माहौल मुहैया करना है, और वो माहौल ये है कि हम अपने हुक्मरानों को कहें कि आप इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें तिजारत भी चाहिए, मईशत भी चाहिए, ताल्लुकात भी चाहिए, लेकिन अपने दीन की कीमत पर नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिसालत की कीमत पर नहीं, कुरान करीम की ताजीम की कीमत पर नहीं। हमें सब ताल्लुकात हमारे जो हैं उनका रास्ता जो है वो इस्लाम से जाता है, क्योंकि हम इस्लाम जो है वो सिर्फ दुनिया या दीन, इस्लाम में दीन भी है और दुनिया भी है, सिर्फ दीन नहीं है, सिर्फ दुनिया नहीं है। लिहाजा हमें बहुत होशमंदी से और दोनों का एक बैलेंस हमें लेकर चाहते हैं दुनिया में, बिल्कुल जी, और ये जो इंतहा पसंद दुनिया में चाहते हैं, इंतहा पसंदी से और अमन खराब हो जी, इनका रास्ता रोकना है हमें इसकी तरफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से बात कर रहे हैं और इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जनाब महेंद्र पाल सिंह साहब मौजूद हैं और ईसाई कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जनाब रेवरेंड इमानुएल एस खोकर साहब मौजूद हैं, जो कि डीन है रेवरेंड डेओकिस चर्च की। अस्सलाम वालेकुम जी आप दोनों मेहमानों को। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आप लोगों ने वक्त निकाला और ये बड़ा एक अहम मौजू है जिसको हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह के वाक़यात कुरान करीम की जो बेहुरमती है उसके हवाले से सारी दुनिया में हमारे सामने आ रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, और अब हमें पाकिस्तान को बहैसियत कौम में एक मैसेज देना है दुनिया को कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब जिस तरीके से रह रहे हैं और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा करके आगे बढ़ रहे हैं, यही मैसेज हमने दुनिया भर को भी देना है। तो पहले तो मैं महेंद्र पाल जी आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे ये बताइए कि जब कुरान करीम की बेहुरमती का वाक़या दुनिया में किसी भी मुल्क में पेश आता है तो उस वक्त हमारी जो सिख बिरादरी है उसका क्या रद्द अमल और उसकी क्या जज्बात होते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया अवैस। मैं इस हवाले से बात करूँ कि पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी जो है वो हमेशा उन्होंने उसकी मजम्मत की है कुरान मजीद की, या किसी किस्म की भी किसी भी मजहब की तौहीन अमेज फाके बनाए जाते हैं या किसी मजहबी किताब की बेहुरमती होती है, तो सिखों ने हमेशा उसकी जो है वो मजम्मत की। और आज भी हम स्वीडन की इस जो हरकत है या इन्होंने जो गुस्ताखी की है हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दूं कि सिख मजहब क्यों हमेशा इसकी मजम्मत करता है और ख़ास तौर पर इस्लाम के साथ सिख मजहब की क्या अटैचमेंट है। अगर हम देखते हैं तो गुरु नानक देव जी के साथ जो उनके दोस्त थे जिन्होंने सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी, भाई मर्दाना जी वो भी मुसलमान थे और उन्होंने सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी और उनके साथ गुरु नानक देव जी कई मुसलमान जो इस्लामी मकामात है वहां पे गए। इसी तरह पांचवें गुरु की अगर हम देखें तो जो दरबार साहब है, जो गोल्डन टेम्पल है, उसकी बुनियाद जो है, संगे बुनियाद जो है वो एक मुसलमान पीर साहब जो है हजरत मियां मीर जी ने रखी। गुरु नानक देव जी इसी तरह बाबा फरीद जी के दरबार पे गए, हजरत शाह शमस के दरबार पे गए। अगर उनका इस्लाम की रिस्पेक्ट कर रही थी तभी वो वहां पे गए, और इसी वजह से पूरी दुनिया की सिख जो है वो इस्लाम की एहतराम करते हैं, इस्लाम की तालीमात की एहतराम करते हैं। और हम इस चीज के ऊपर एक बड़ी क्लियर है
कि इस्लाम जो है वो एक पुरअमन मजहब है और उनकी किताब जो है कुरान मजीद है वो अल्लाह ताला की किताब है और हम उनका एहतराम करते हैं, पूरी तरह से एहतराम करते हैं। लेकिन मैं सबसे जो खुशी मुझे हुई है ये जो स्वीडन में जो वाकयात हुई उसकी जो मजम्मत का तरीकाकार जो पूरे वाला में अदा किया गया और स्वीडन में भी मुसलमान लोगों ने कुरान पढ़ के जो मजम्मत की है वो मुझे मेरे लिए सबसे ज्यादा हेलो बिल्कुल सही। अच्छा मैं जी सर, हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। मैं इमैनुअल खोकर साहब की तरफ भी जाऊंगा। इमैनुअल साहब, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर फैली हुई है और इस कम्युनिटी के चर्चेस भी हैं और ज़ाहिर है तमाम लोगों के साथ एक रिलेशनशिप भी बड़ी अच्छी होती है। मुझे ये बताइए कि स्वीडन के वाक़यात जो हैं उस पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो रद्द-ए-अमल है वो क्या होता है, क्या उनकी फीलिंग्स होती है और कैसे वो उसकी मजम्मत करें? वैसे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम से शुरू करता हूँ, जो अल्फ़ा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती और अमन का शहज़ादा है। वो हमें ये तालीम देते हैं कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में ये लिखा है कि आप अपने आप को आज़ाद जानो लेकिन आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाएं। तो सबसे पहले मैं चर्च पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन होने की हैसियत से अपनी तरफ से चर्च पाकिस्तान के मॉडरेटर बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल साहब की तरफ से स्वीडन में होने वाले इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस बात का अहद भी करते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए, चूँकि ये मुल्क हमारा है, हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को बनाने के लिए अपने वोट दिए, जाने दी, इसलिए हम बिल्कुल स्वीडन के इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए ये कहना चाहते हैं स्वीडन की हुकूमत को भी कि वो इस तरह के लोगों को ऐसी इजाज़त ना दें। सबसे पहली बात, वो शख्स, वो बशिंदा, अराकी बशिंदा था, स्वीडन में जाके वो महाजर था और वो शख्स वहाँ पे रहता है, वहाँ की सहूलतें वो इन्जॉय करता है, लेकिन वो शख्स, उसका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बेदीन शख्स है। स्वीडन की हुकूमत का भी रियासत का जो मज़हब है वो मसीही नहीं है, वो सेकुलर हैं। इसलिए हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए तमाम इल्हामी किताबों की इज़्ज़त और एहतराम करते हुए तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जितनी इल्हामी किताबें हैं आप इनकी इज़्ज़त और एहतराम करें। हम करते हैं क्योंकि हमारी हर दुआ में, हमारी हर इबादत में मुल्क में अमन, सुलह और सलामती की बात होती है। वैसा मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लफ्ज़ ईसाई इस्तेमाल ना करें, आप मसीही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इलामा ताहिर रशवी अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे, बिल्कुल मसीही, हम इस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे जी, मसीही बिरादरी, बिल्कुल इस्तेमाल किया। देखें, हम इसी तरीके से जब तक हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगे नहीं। तो जो लफ्ज़ मसीही आप कह रहे हैं उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं महेंद्र पाल साहब की तरफ भी जाऊँगा। सर, मुझे ये बताएं कि अब इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इसका सलूशन आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है एक वेस्टर्न एक तबका है जिनका बुग़्ज़ है दीन से, चाहे वो कोई भी दीन हो, वो अपनी ज़िंदगी से रिलीजन को निकाल देना चाहते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने निकाल भी दिया है। तो अब किस तरीके से हम इस पूरे मामले को सॉल्व कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल ब्रदरहुड या इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर हम बात करें? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि स्वीडन ने की पुलिस ने उनको इजाजत दी ऐसी नाजेबा और ऐसी गुस्ताखाना हरकत करने की इजाजत दी। पहले तो उसकी मजम्मत है और हमारी तमाम दुनिया के तमाम ममालिक जितने भी हैं उनको इस बात के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए कि कोई भी किसी के मजहब की तौहीन नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम ये नहीं कर सकते कि किसी की भी जो मजहबी दिल आजारी करें और जिससे अमन को नुकसान हो रहा है। अमन के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अब ये हरकत जो है
ये उसकी जो है वो सिंपल उसकी फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं थी। उसका मकसद था कि दुनिया के अमन को खराब करे ताकि मुख्तलिफ मकामात पे एहतजाज हो, गाड़ियां जले, बिल्डिंगें जले, लोग जो है वो कारोबार को छोड़ दें। ये इसका ये मकसद था। तो पूरी दुनिया को इसके ऊपर इकट्ठा होना चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए और तमाम मज़हब की रिस्पेक्ट। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि इस्लाम की हो या किसी और, तमाम मज़हब की, किसी के भी जो मजहबी जज्बात है वो मजरू नहीं होने चाहिए। और इसी तरह से मैं फिर एक हो गया था तो मैं फिर इस बात पे वो करूंगा कि मुझे सबसे खूबसूरत एहतजाज वो नजर आया जब मुसलमान भाई बहन भाइयों ने कुरान मजीद की तिलावत करके एहतजाज किया, ना कि तोड़ फोड़ करके। वो सबसे खूबसूरत एहतजाज था। और पाकिस्तान में बुरे वाला में ये हुआ और स्वीडन में भी ये हुआ। हमें जब इसका एहतजाज करने का तरीकाकार भी यही अपनाना चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत करके उनका तर्जमा करके दुनिया को बताएं कि ये अमन की तालीमात दे रहा है, ना कि ये कोई इस तरह की तालीमात जिसकी वजह से आप इसकी बेहरमती कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें कानून साजी करनी चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। और जिससे जिनीवा में 11 तारीख को 11 जुलाई को एक इसके ऊपर हुआ, सेशन भी हुआ। मैं भी इसके अंदर मैंने अपना जो रोल था वो मैंने प्ले किया। हमें तमाम तर मज़ाहब की रिस्पेक्ट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। इमैनुअल साहब, आपकी तरफ भी मैं यही सवाल लेकर आऊँगा कि सलूशन इस चीज़ का कैसे हम लेकर आ सकते हैं कि वेस्टर्न दुनिया के बहुत सारे लोग और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जो कि रिलीजन से बिल्कुल दूर हो चुके हैं और चाहते हैं कि रिलीजन हमारी ज़िंदगी से निकल जाए, और वो उसको एक ऐसी हैसियत देना चाह रहे हैं कि जिसमें मतलब वो बिल्कुल एक निचली जगह पर चला जाए। ज़ाहिर है हम ये कर नहीं सकते, चाहे वो मसीहियत हो, चाहे सिखिज़म हो, चाहे हिंदू मज़हब हो, चाहे इस्लाम हो। मज़हब एक रूल ऑफ लॉ की हैसियत से इंसान की ज़िंदगी को रेगुलेट करता है, और अगर सेकुलरिज्म की तरफ चले जाएंगे तो फिर वो मामला ऐसा ही होगा कि आप बग़ैर किसी कानून के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या सलूशन हो सकता है? सर, इसका बेहतरीन हल ये है कि हम अपनी अपनी जो तालीमात हैं इन पर सख्ती के साथ अमल करें और करवाएं। अगर मसाजिद के मेंबर से, चर्च के पुलपट से मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम का पैगाम जाए तो फिर हमारी आने वाली नस्लें भी सीखेंगी और कभी भी ऐसे वाक़यात ना होंगे। अभी तक हमने एक दूसरे के लिए नफ़रत का सबक दिया। बच्चों को भी मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नफ़रतों का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना कितना कठिन है, ख़ज़ां के चेहरे पे मौसम बहार लिखना। हमने अब तक नफ़रत सिखाई है। और मैं हमेशा चर्च में लोगों से ये कहता हूँ कि अगर कोई आपका दिल दुखाए, अगर आपके कुछ जज्बात मजरू करता है किसी भी वजह से, आप बर्दाश्त करें। अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो कुदरत खामोश हो जाएगी, और जब आप बोलना बंद कर देंगे मामला बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और कुदरत खुद बदला लेगी। इसलिए तो हमें बर्दाश्त करना है और एक दूसरे को कबूल करना है। कुदरत को आने दें और आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल इसमें ना करें। बिल्कुल, वाकई बड़ी अच्छी आपने बात की इमैनुअल साहब। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और महेंद्र पाल सिंह साहब आपका भी। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। कराची के हवाले से एक बड़ी अहम रिपोर्ट सामने आई है, और वो ये रिपोर्ट है कि जी सिंध पुलिस की तैयार करदा बेसिकली एक खुफिया रिपोर्ट है और उसका चर्चा हो रहा है। और इसमें बुनियादी तौर पर बात ये की गई है कि कराची शहर के स्कूलों और रेस्टोरेंट्स में मनशियात की बड़े पैमाने पर सप्लाई के इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में। और ये भी कहा गया है कि मसनूई तौर पर तैयार करदा मनशियात को स्कूल के तलबा और तलबात में फैलाया जा रहा है। इसकी पूरी तफसील है। और रिपोर्ट मौसूल होने पर IG सिंध पुलिस जनाब गुलाम नबी मेमन ने स्पेशल
ब्रांच को हिदायत जारी की है कि वो स्कूल्स और रेस्टोरेंट्स की निगरानी करें और मुलज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दें। अब इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे फयाज़ यूनुस साहब इस वक्त IG सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब के साथ मौजूद हैं और उनसे बात करके देखते हैं कि ये मामला क्या है और इस मामले को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। जी फयाज़ साहब। जी बिल्कुल, पिछले दिनों एक लेटर जारी हुआ था IG ऑफिस में जिसमें कहा गया था कि मंशियात फरोशों का जो कारोबार है, जो टारगेट है वो स्कूल्स और रेस्टोरेंट है। IG सिंध की जानिब से ये लेटर जारी किया गया था। इस लेटर जारी होने के बाद सिंध पुलिस की क्या हिकमत अमली है, किस तरीके से इन मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब मौजूद हैं। IG साहब, ये लेटर जारी हुआ तो उसके बाद अब क्या हिकमत अमली है पुलिस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पे इसका कॉन्टेक्स्ट इस लेटर का ये है कि जब हम ड्राइव कर रहे हैं नारकोटिक्स के अगेंस्ट, उसमें हमारी लोकल पुलिस, स्पेशल ब्रांच और हम चाह रहे थे कि इसमें जितने भी ऑर्गेनाइज्ड किस्म के गैंग्स हैं उनके अगेंस्ट हम ऑपरेट करें। तो नेचुरली उसमें जो पुलिस ने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। हालांकि ये वन ऑफ द मैनी फंक्शंस जो पुलिस के ज़िम्मे हैं, उसमें एंटी नारकोटिक्स ड्राइव भी है। तो जब ये पता चला ओवरऑल कि भी कॉलेजेस और स्कूल्स में और कैफ़ेज़ में इनका थोड़ा सा रुझान बढ़ रहा है, तो उसमें मैंने लेटर लिखा स्पेशल ब्रांच को कि वो अपनी सर्विलेंस को वहाँ पे बढ़ाएं। और नेचुरली ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हम फोकस करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे नेचुरली उस एज में होते हैं, जो जल्दी वल्नरेबल भी होते हैं और जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं इस तरह की ड्रग्स से। तो हमारी अगर सर्विलेंस वहाँ पे बढ़ेगी तो नेचुरली फिर हमें जब इंफॉर्मेशन का फ़्लो बेहतर आएगा तो पुलिस फिर इफ़ेक्टिवली वहाँ पे काम भी करेगी। तो इस वजह से मैंने अपनी डायरेक्शन स्पेशल ब्रांच को दी कि वो रेस्टोरेंट्स पे ख़ास तौर पे और हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स पे वो फोकस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसका ये नतीजा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन जो हमारी इंटेलिजेंस लेवल की लोकल पुलिस के साथ है वो बेहतर हो गई है और जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वो बेहतर हो गया है और आप मज़ीद देखेंगे कि इसमें ज़्यादा क्रैकडाउन आएंगे। अच्छा, इसमें स्पेशल ब्रांच की जो तादाद है वो काफ़ी है इस तमाम तर स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े पे नज़र रखने के लिए, और दूसरा इन मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, जो छोटे मंशियात फरोश हैं इनको पकड़ती भी है पुलिस, लेकिन ये कुछ अर्से के बाद छूट कर वापस आ जाते। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन पर आप क्या काम कर रहे हैं? देखें, स्पेशल ब्रांच के रिसोर्स अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो फंड्स दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नेचुरली रिसोर्सेज तो जितने भी हों कम है और मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत तो है, लेकिन ये कि जिस तरीके से अभी स्पेशल ब्रांच काम कर रही है, शायद मैं समझता हूँ कि दे आर द बेस्ट एट दिस लेवल। सेकेंडली, जो आपने सवाल किया कि मतलब इसमें क्या इंसेंटिव है पुलिस ऑफिसर्स के लिए और इसमें हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो जो नारकोटिक्स है इट्स प्रायोरिटी एरिया फॉर लोकल पुलिस नाउ। हमने कोशिश की है कि अभी जो क्राइटेरिया बनाए किसी भी परफॉर्मेंस का वो कन्विक्शन को बनाए। अगर नारकोटिक्स केस में कन्विक्शन नहीं होती, बंदा जमानत पे छूट जाता है या बंदा एक्विटल में चला जाता है, तो फिर कोई ना कोई गलती इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने की होती है जिसकी वजह से ये बेनिफिट ऑफ डाउट उसको मिल जाता है। तो अभी गवर्नमेंट से एक स्कीम मंजूर कराई, वो ये है कि कन्विक्शन पे रिवॉर्ड, तो वो काफ़ी हैंडसम रिवॉर्ड है और क्योंकि अभी 50 ग्राम और उससे ऊपर अगर सिंथेटिक ड्रग है तो उसकी डेथ पेनल्टी है, मतलब इतना सख्त लॉ हमारा बना हुआ है। तो हमने कहा कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इंसेंटिवाइज करें। हमने जो प्रपोजल दिया, जो अभी हमारी SOPs बनी है उसमें अगर कोई डेथ पेनल्टी कराता है नारकोटिक्स पे या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कराता है तो उसको 3 लाख रुपए का रिवॉर्ड जो है ना पुलिस ऑफिसर को मिलेगा। तो दिस इज़ समथिंग विच आई थिंक इससे काफ़ी हम समझ रहे हैं कि बेहतरी आएगी। स्टूडेंट्स कौन से नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कुछ इसमें आपको डिटेल्स आप तक पहुँचाइए। देखें, ये ज़्यादातर हमने देखा है कि जो कंपनी स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हैं उसमें शुरू तो वो शराब से होते हैं और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता करके ऐसे ड्रग्स पे आ जाते हैं जो अभी सिंथेटिक ड्रग जिसमें उर्फ़ आम क्रिस्टलाइज कहते हैं, वो उसमें
क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है रिटेंशन की और उनकी कैपेसिटी है पढ़ने की, वो मतलब कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और वो समझते हैं कि शायद ये उसको हेल्प कर रही है उनके डे टू डे स्टडीज़ में। लेकिन इनफैक्ट वो ऐसा एक नशा जो एक दफ़ा लगने के बाद फिर उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल मतलब काम है। और अनफॉर्चुनेटली अभी हम रिहेबिलिटेशन सेंटर इस तरह के नहीं बना सके हैं कि जिस लेवल पे मतलब ये लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं नशे की लत में। तो रिहेबिलिटेशन साइड, ड्रग डिमांड रिडक्शन साइड पे भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2 मज़ीद इस तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को बना के दिए हैं। मैं समझता हूँ कि इस काम को मज़ीद बेहतर करने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप गवर्नमेंट को करनी चाहिए और जितने भी इसमें NGOs काम कर रहे हैं उनको एक प्रोटोकॉल के साथ काम करने का गवर्नमेंट के साथ शेयरिंग पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बेसिस पे ये करना चाहिए उससे, क्योंकि ये फिर ज़ाहिर है कि इसको बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा ट्रीट होंगे, डिमांड कम होगी तो नेचुरली फिर इसमें अट्रैक्शन भी कम होगी, क्योंकि अभी इसमें तो पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा इसमें बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये दोनों साइड पे कि ड्रग डिमांड रिडक्शन भी हो उसमें और प्लस पुलिस, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और एक्साइज इफ़ेक्टिवली ऑपरेशन भी करते रहें। अच्छा, ये कौन दीगर सूबों से कराची में आती है और वहाँ से पड़ोसी मुल्कों से भी आती है, तो दीगर सूबों के साथ मिलकर कोई इक़दाम कर रहे हैं और बड़ी मंशियात फरोशों पर कब हाथ डलेगा? देखिए, हमने क्रैकडाउन तो कोशिश की है कि बड़े जितने भी नामी ग्रामी इस कारोबार में उन लोगों को हाथ डालें। उसमें हमारी लिस्टें भी बन गई हैं। अभी इस पे बहुत सारा काम हुआ है कि पहले तो पता ही नहीं था कि भाई कितने नार्कोटिक्स पेडलर्स हैं, लोकलाइज काम था, थाने के लेवल पे काम था। अभी इसको ऑर्गेनाइज तरीके से हमने लिस्टें बनाई हैं और फिर वो टास्किंग की है कि भाई जिसकी एरिया में वो बंदा काम करता है वो इसके अगेंस्ट काम करें। और बहुत सारे ऐसे नार्कोटिक्स डीलर हैं जो अभी जेल में हैं। मतलब ये कि हम इस पे अपनी असेसमेंट करते हैं कि भाई इसे कि अगर 1000 नार्कोटिक्स पेडलर है तो उसमें जेल में कितने हैं, बाहर कितने हैं। अगर बाहर ज़्यादा है तो फिर हम समझते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर ने अच्छा काम नहीं किया, और ज़मानत होती है तो हम समझते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने अच्छा काम नहीं किया, अच्छा केस नहीं बनाया। क्योंकि ऐसे केसेस में ज़मानत का होना कहीं ना कहीं मतलब अगर पुलिस के एंड पे कोई ख़राबी है तो फिर उसको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, बिल्कुल IG सिंध का ये कहना है कि जो मंशात फरोश हैं उनकी लिस्टें तैयार कर ली हैं, बड़े छोटे तमाम जो ड्रग्स डीलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है उसका आगाज़ कर दिया है और पुलिस की जानिब से इस वक्त इन तमाम तर मंशात फरोशों की फ़हरिस्तें तैयार की हैं जो तमाम तर डिस्ट्रिक्ट को फराहम की जा रही है ताकि इनको गिरफ़्तार करने के साथ साथ इनके ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमात बनाए जाएँ ताकि जब ये गिरफ़्तार हों तो इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। जी, बहुत शुक्रिया। फयाज़ यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें IG सिंध साहब से गुफ्तगू करके बता रहे थे कि मनशियात की सूरत हाल पर किस तरीके से कंट्रोल करने का प्लान किया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।